आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारीफ की मोहताज तो है नहीं। इनकी आवाज़ में जादू है, इनकी आवाज़ में लज्जत है, इनकी आवाज़ में रूहानियत है। ये जब भी राग छेड़ देते हैं तो एक नया ही आयाम आता है। हम आपकी आज मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस एक शख्सियत से जिन्हें क्लासिकी गायकी पर अबूर हासिल है। गज़लें भी बहुत बेहतरीन तरीके से गाते हैं, एक मुनफरद अंदाज में गाते हैं। इसके अलावा सूफ़ी गाने भी बहुत गाए हैं इन्होंने और गाते हैं। कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा अल्फाज के जादूगर भी बहुत अच्छे हैं। शायर भी है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये उस एक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ सभी के सभी पद्मश्री या तो पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। ही इज़ नन अदर देन उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। तहे दिल से शुक्रिया शीबा। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप इतनी खिदमत कर रही हैं उर्दू की। इस चैनल के ज़रिए मुझे इंतज़ार था आपसे मुलाकात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसी शख्सियात को प्रोग्राम में दावत देना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अगर हम ये कहें कि बाइसे फ़ख्र है तो गलत नहीं होगा। तो आपने तो शुरुआत की बहुत कम उम्र में है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि आप जिस घराने से ताल्लुक़ रखते थे वो घराना मौसीकी से भरा था। वहाँ चारों ओर सिर्फ राग ही राग छिड़ते थे और उसी माहौल में आप पले बड़े। आई गेस शायद 3 साल की उम्र से आपने शुरुआत की। बिल्कुल, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारे घराने में बच्चा बोलना बाद में सीखता है, गाना पहले गाने लगता है। जी बिल्कुल सही। तो जो बचपन से वालिद का गाना कान में पड़ता रहा, दादा उस्ताद सादिक खान साहब, गुलाम सादिक खान साहब, और उन्हीं से मेरी तालीम हुई बचपन से। पहले शुरुआत तो मेरे दादा जान से हुई थी, उस्ताद गुलाम जाफ़र खान साहब। उसके बाद मेरे वालिद साहब से तालीम 3-4 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। थोड़ा थोड़ा शुरू में आवाज़ चेक करते थे। जब वालिद साहब रियाज़ करते थे तो बोलते थे आओ बैठो मेरे साथ सुर लगाओ। तो ऐसे ऐसे ही तालीम शुरू हुई। क्योंकि आपने यही घर का माहौल देखा था, आपके जहन में ये आया कभी कि कहीं मुझे घसीट तो नहीं रहे हैं मौसीकी की तरफ? कभी कुछ लगा कि कुछ और करना चाहते हैं? देखिए, मौसीकी की तरफ घसीटना या कैसे आया ये मुझे खुद भी आज भी मैं पता नहीं चला। बिल्कुल नेचुरली वो उस तरफ आ ही गया, मैं रुझान था। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझसे कभी पूछे कि किस मकसद के लिए पैदा हुए तो मैं फ़न के लिए ही पैदा हुआ था। Obviously। और ना सिर्फ मौसीकी के लिए शीबा, बचपन से मुझे पेंटिंग से बड़ा लगाव था, स्केचिंग करता था। आर्टिस्टिक रहे हैं, आर्टिस्टिक रहा, आर्टिस्टिक जहन लेके पैदा हुआ, वो दिल ही वही लेकर पैदा हुआ। तो फिर घर में मौसीकी के अलावा शायरी का बड़ा माहौल रहा। मेरी वालदा भी शेर कहती रहीं। तो वो बस पूरा माहौल में आप पले बड़े और फिर वही सामने था। आपके जो वालिद साहब हैं उनकी सरपरस्ती में आप रहे, वो हमेशा आपकी पीठ थपथपाते रहे, आपकी हौसला अफजाई करते रहे। जहाँ जहाँ आप गए आपके साथ गए। आपको कई बार ये भी बोला ये गलत कर रही हो और ये सही करो। सही और गलत का फ़र्क जब तक ना आप सही रहबरी में सीखें तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, जब तक वो जिंदा रहे तब तक यकीन कीजिए मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मुतमईन बिल्कुल नहीं मैं मुतमईन नहीं कर पाया क्योंकि नज़रिया उनका अलग था। और वो नज़रिया अगर नहीं होता तो शायद आज जिस मकाम पे मैं पहुंचा हूं, जिस मकाम तक भी पहुंचा हूं, अभी तो बड़ा लंबा सफ़र है। मैं ये सोचता हूं कि मौसीकी जैसे फ़न के लिए एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। आप ज़िंदगी भर परफेक्शन के लिए लगे रहते हैं और आप क्रिटिसिज्म खुद के लिए करना पड़ता है। तो वालिद साहब जब तक ज़िंदा रहे वो यही करते रहे, बेटा अभी इस चीज़ पर काम करती है कीजिए, अभी इस चीज़ पर काम कीजिए। हाँ, वो हमेशा कोई होना चाहिए जो आपको कहे। एक बार आपको उन्होंने कहा बस कंप्लीट हो गया, आप मुकम्मल शख्सियत के तौर पे आए, तब आपकी जो सीखना जो है वो बंद हो जाता है। जब आपके जहन में दिल में ये बैठ जाए कि हाँ मैंने कले, तो वहीं पर आपकी तरक्की रुक जाती है। अच्छा, आपने वालिद साहब के साथ आपने कई राग छेड़े, जैसे ख्याल जी, उसके बारे में हम बात करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा कुछ छेड़ दें। यहाँ पे थोड़ा रागों की बात होगी तो बेहतर रहेगा क्योंकि अपने वालिद साहब के साथ आपने खूब जुगलबंदी की है। जी। तो एक राग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त का बड़ा खूबसूरत राग है मधुवंती जी, जिसको संधि प्रकाश का राग कहते हैं जी। संधि प्रकाश एक वक्त होता है जब 4 बजे के बाद जब सूरज ढलने वाला होता है
उस टाइम एक ग्रुप ऑफ रागाज है जिसको संधि प्रकाश कहते हैं। मधुवंती मेरे वालिद का और मेरा बहुत फेवरेट राग रहा है। उसी में एक मैं छोटा ख्याल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। धीर धरो मोरे लाल, धीर धरो मोरे लाल, धीर धरो मोरे लाल, सुन लेगा परवरदिगार, सुन लेगा परवरदिगार, उसके करम बेशुमार। धीर धरो मोरे लाल, धीर धरो मोरे लाल, धीर धरो मोरे लाल, सुन लेगा परवरदिगार, उसके करम बेशुमार। धीर धरो मोरे लाल। क्या बात है। शुक्रिया। तो फौकियत हासिल होनी चाहिए कि आप दूसरों का ध्यान भी अपनी ओर केंद्रित करें। वो वाकई में आपकी गायकी है और जो राग आपने छेड़ा, इट वाज सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपने कॉन्सर्ट्स भी खूब सारे किए, वालिद साहब के साथ भी आपने खूब सारे कॉन्सर्ट्स किए। और वालिद साहब ने आपकी पीठ तब भी थपथपाई थी जब नेहरू सेंटर में आपने परफॉर्म किया था। हम ये कहें कि आपको सही मायनों में उन्होंने ऑडियंस शायकीन के सामने मुतारिफ करवाया था। क्या फीलिंग थी तब? देखिए क्या हुआ कि कैरियर मैंने बतौर गज़ल सिंगर शुरू किया। क्लासिकल मौसीकी की तरबियत तालीम तो चलती रही, लेकिन रुझान ज़्यादातर गज़ल की तरफ था। लेकिन वालिद साहब को कहीं ना कहीं ये था, क्योंकि हमारा घराना ख्याल गायकी का, क्लासिकल का घराना है, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द था कि बेटा तुम गज़ल गा रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घराने का नाम रोशन करने के लिए, इस ट्रेडिशन को आगे चलाने के लिए ख्याल ज़रूर गाओ। तो छोटे छोटे कंसर्ट्स तो मैं करता रहता था, लेकिन बड़ा कंसर्ट उनका बॉम्बे में हुआ जब, तब उन्होंने कहा कि अब इसमें तुम्हें अपना कमाल दिखलाना है, अभी तक जो तालीम दी है। तो उस कंसर्ट में मुझे वालिद साहब ने बाकायदा तारुफ करवाया। एक बहुत बड़ी ऑडियंस से, बड़ा प्रेस्टीजियस फेस्टिवल होता है नेहरू सेंटर में, मल्हार उत्सव के नाम से। उसमें जब फुल फ्लैज उन्होंने मुझे ख्याल गवाया अपने साथ, तो ऑडियंस बस सरप्राइज कि उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो आपकी गज़ल सुनते थे, लेकिन ख्याल इतना तैयार गाने लगे हैं, तो ये तो। और वो उस वक्त उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ। जब वो मुतमईन थे कि हाँ भाई मेरे ट्रेडिशन को चलाने वाली अगली पीढ़ी तैयार हो गई। वालिद साहब का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में रहा। कहते हैं ना, अगर आपके घर में ही कोई बंदा आपको भरपूर सपोर्ट करे, अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपका सपोर्ट कंटिन्यूसली जारी है। इसमें सबसे बढ़िया आपका सपोर्ट है आपकी बेगम शादमा, राइट, जिन्होंने बहुत सपोर्ट आपको किया। सबसे बड़ी ख़ास वजह ये रही कि क्लासिकी मौसीकी के सरताज उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उन्हीं की वो बेटी है। कैसा राब्ता उनके साथ रहा और किस तरह से आप मिले और कैसा ये संगम अभी तक जारी है? देखिए, क्योंकि हम लोगों का घराना एक ही है जी, रामपुर सहसवान घराना, जिससे मेरा ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ है, और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, हम सब लोग एक ही घराने के हैं। तो खान साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि पहले से रिश्तेदारियां थीं, और उसके बाद मेरे वालिद और
खान साहब के दरमियान ये तय हुआ कि भाई रिश्ता हो जाए। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि इतनी बड़ी शख्सियत का मैं दामाद हूँ। उनकी मोहब्बत रही है मेरे साथ बहुत, और वो तो मेरे वालिद साहब से भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत मोहब्बत उनकी कायम है मेरे साथ। और तो घर में जब आप एक ही घराने में हैं तो आपस में शादियां होना तो लाजमी है। जहाँ तक मेरी बेगम साहिबा का ताल्लुक़ है, वो बहुत उनको शुरू से ये रहा कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, क्या बात है, मैं हिस्सा ले सकूं। तो उनकी बहुत शरीक हयात बहुत ख़ास है आपके लिए। जी 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 जी। और आपकी हर एक बात का वो हिस्सेदार रही है, और जो अभी आप करते हैं उसमें हाथ पकड़ के आपके साथ चलती है। मौसीकी जो है वो आप शुरुआत से ही उसमें थोड़ा राग का जिक्र हो या आकार वगैरह साथ में हो, तभी बेहतर तरीके से आप दूसरों की तरफ पहुंचा पाएंगे इसको। बिल्कुल, क्योंकि तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक तालीम ना हो, जब तक रियाज ना हो, तब तक हम उस चीज़ में आगे कुछ नहीं तरक्की कर पाते हैं, उस सब्जेक्ट पर आगे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। कितने देर तक आप रियाज करती हैं सुबह उठ? देखिए, एक दौर तो ये रहा है शिबा के 6-6, 7-7 घंटे रियाज रहा है। अब क्योंकि अभी तो प्रोफेशनली बहुत मसरूफियत है, तब भी कोशिश ये रहती है कम से कम 2-3 घंटे रियाज हर रोज़ होता रहे। हाँ। कभी कभी आज भी 3-4 घंटे रियाज हो जाता है, और मैं तो सोता ही नहीं हूँ, 3-4 बजे तक जागता रहता हूँ। जब मूड बना तब तानपुरा या हारमोनियम लिया और रियाज शुरू हो गया। क्योंकि ये जो अंदर बसा हुआ अपने खून में जो ये सारी चीज़ें हैं, जी हाँ, वो एलिमेंट है मौसीकी के, वो तो कभी निकलेंगे नहीं। और आपका जो कलाम है, आप लिखते भी हैं, वो कई लोगों ने गाया भी है। ये हम लोगों तक बताएं ये बात। आप ना सिर्फ क्लासिकी मौसीकी के सरताज हैं, सूफीज़म की तरफ भी आपका रुझान है। इसके अलावा आप कंपोजिशन भी खुद ही करते हैं, कंपोज करते हैं गानों को, और सबसे बढ़िया बात, आप अच्छे शायर भी हैं। ये शायरी का कीड़ा कैसे दिमाग में आया? मतलब ये भी वो भी सारे एलिमेंट्स एक साथ। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, मैं बहुत प्राउडली उसमें ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई शायर हूँ। कोशिश है, जैसे मैंने बताया कि बचपन से मुझे फ़न के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मेरी बहुत दिलचस्पी रही। फ़नून लतीफ़ा में। बिल्कुल। तो उसी दौर में गाना तो क्योंकि घर में था, लेकिन शायरी की तरफ भी रुझान तो 15-16 साल की उम्र से तुकबंदी शुरू हो गई थी। जब इंसान बचपन से जवानी की तरफ कदम रखता है, रोमांटिक शायरी, बस तो जब थोड़ा दिल धड़कना शुरू होता है, तो फिर वो तो उस चीज़ को लफ्ज़ों में अपने सोच में ढालना और उसको लफ्ज़ों का जामा पहनाना, वो शुरू हो गई थी तुकबंदी में। तो उस वक्त करूँगा, लेकिन क्योंकि दुनिया भर में सफ़र बहुत करता रहा मैं, करीबन 25-26 कंट्रीज़ में मेरा आना जाना रहा है, और कोई शौक़ नहीं है। रात को जब तन्हा होता हूँ तो बस यही शौक़ होता है कि लिखता रहता हूँ। तो वो करते करीबन मैं ये समझूंगा कि शायद 200-250 गज़लों का कलेक्शन हो गया है, जिसमें से करीबन 110-112 गज़लें एक किताब में पब्लिश हो चुकी हैं, दूसरी किताब अभी आने वाली है। क्या बात है। और खुशनसीबी रही कि कुछ लोगों ने गाया भी। सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब ने मेरी गज़ल गाना रेडियो पर गाना शुरू करी 1984 में, जब मैंने एक गज़ल लिखी थी और कंपोज़ की थी, तो वालिद साहब ने वो रिकॉर्ड की। उसके बाद अशोक खोसला साहब ने एक एल्बम में मेरी 3 गज़लें गाई हैं, और मेरी अपनी एल्बम्स में मैं कोशिश करता रहा हूँ कुछ गाने की, तो वो मेरा शौक़ है। और आपकी कंपोजिशंस जो है वो सोनू निगम और श्रेया घोषाल, जी हाँ, क्योंकि मैंने बॉलीवुड फिल्म्स के लिए भी म्यूज़िक किया। मिर्ज़ा ब्रदर्स के साथ मैं जुड़ा रहा, काफ़ी एमिनेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स रहे हैं, तो उनके साथ 3 फिल्में करने का मुझे मौका मिला। आपका करियर जो है, करियर ग्राफ तो बहुत ऊंचाई की ओर परवान चढ़ रहा है, और इसके साथ ही आपका जो एल्बम तेरी आँखें, जो आपने खुद कंपोज भी किया था, उसकी एक बहुत ही रोमांटिक गज़ल है जी, जो शायद आपके दिल के करीब है, आपकी वन ऑफ द फेवरेट गज़लों में से एक है। थोड़ी सी हो जाए, उसके बाद हम आपके सूफीज़म पे आ जाएंगे। बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब का कलाम है। हाँ, क्या बात। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आँखें,
क्या बात। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आँखें, सहरा मेरा चेहरा है, सहरा मेरा चेहरा है, समंदर तेरी आँखें। क्या बात। बहुत खूबसूरत शेर है, देखिए। यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आँखें। अरे वाह, क्या बात। वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आँखें, सहरा मेरा चेहरा है, सहरा मेरा चेहरा है, समंदर तेरी आँखें, भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आँखें। क्या बात है, बहुत खूब शायरी है और इस कलाम को बहुत शुक्रिया। उम्दा तरीके से आपने अपनी आवाज बख्शी। बहुत ही अच्छा लगा, माहौल बन रहा है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जब इस तरह की शख्सियत प्रोग्राम में शामिल हो जो माहौल ही कुछ जुदा सा कर दे। और गज़ल के जो शेदाई है, गज़ल के शायकीन जो है उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो भी महसूस हो रहे हैं आपके खुद के गाई हुई कुछ गज़लों से और रागों से। अब हम यहाँ पे आते हैं आपके सूफीज़म पे। जी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी है और जो इंसान बड़ा रूहानियत की तरफ जिसका ध्यान हो वही बंदा बहुत बेहतर सूफ़ी गाने गा सकता है और आपने बहुत ही उम्दा सूफ़ी गाने गाए हैं। आपके दिल के करीब कौन सा सूफ़ी गाना है? आपने खुद ही चूज़ किया कि क्लास की गायकी को और या फिर गज़ल गायकी को थोड़ा कभी एक तरफा करते हुए ज़रा हम सूफीज़म पे आए, या फिर किसी ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हो, अभी इसको क्यों छोड़ रहे हो, ये एलिमेंट भी ले लो? बिल्कुल, ये एलिमेंट था। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा घराना है, घराना ही सूफीज़म से जुड़ा हुआ है जी। हमारे घराने के साथ दो सूफ़ी सिलसिले जुड़े हुए हैं। एक नियाज़िया सिलसिला है, सरकार हसनी मियाँ साहब जिनका मैं मुरीद हूँ, और एक सफ़ीपुर में सूफ़ी दरगाह है जिनसे हम लोगों का तो घर में सूफ़ीज़म की बातें होती रही। मेरी ख़ुद का भी रुझान सूफ़ीज़म के साथ रहा, तो जब रुझान रहा तो सूफ़ी गाने की तरफ भी ख़ुद ब खुद रुझान हो गया, क्योंकि उसमें जो एक रूहानियत है और उसमें जो तासीर है वो अलग तरह की है। तो कुछ तो ट्रेडिशनल चीज़ें मैं गाता रहा, हज़रत अमीर खुसरो की वो गाता रहा हूँ, कुछ मैंने खुद भी कंपोज किया सूफ़ी कंपोजिशंस, तो उसमें से मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। जी, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है। क्या बात। और शायर है जनाब सदा अम्बालवी साहब। अब देखिए अलग तरह की है ये चीज़, उसमें ये हम कहते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है तब हम अपने खुदा को या मौला को याद करते हैं। बड़े खुदगर्ज हैं हम, बड़े खुदगर्ज हैं। लेकिन इसमें एक ये अलग बात है जो आपको इस कलाम में नज़र आएगी, इजाज़त हो तो मैं आपको। तलब खुदा से सदा थी, तलब खुदा की न थी, तलब खुदा से सदा थी, तलब खुदा की न थी, तलब खुदा की जो होती तो जा बजा दिखता, काम पड़ा याद आया मौला।
काम पड़ा याद आया मौला, है ये तर्ज़े इबादत कैसी। काम पड़ा याद आया मौला, है ये तर्ज़े इबादत कैसी। क्या बात। निस्बत जिसको मौला से हो, निस्बत जिसको मौला से हो, उसको हाजत वाजत कैसी। काम पड़ा याद आया मौला। क्या बात है, वाह बहुत खूब। हर एक जॉनर जो है मौसीकी का, उसे आपने अपने अंदर ढाला है, अपनाया है और बेहतर तरीके से आप लोगों की तरफ अपनी मौसीकी को पहुंचा रहे हैं और अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। गज़ल गायकी को एक मुनफरद अंदाज देने में आपका काफ़ी रोल रहा है और आप दे रहे हैं और अपनी जो भी लेगेसी है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आज दौर हाजिर में गज़ल का मय्यार तो है वैसा, लेकिन गज़ल जिस रूप से यंगस्टर्स तक पहुंचनी चाहिए वो बहुत कम पहुंच रही है। सही मायनों में नहीं लग रहा। जो एक दौर था वो गज़ल का काफ़ी उरूज पर गज़ल थी, वो एक दौर वापस अगर आ जाए, गज़ल उसी उरूज पे आ जाए जी, फिर से वही मेहदी हसन साहब जैसे लोग और आप जैसे लोग, आप तो कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ और आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। आजकल के नौजवान नस्ल को आप दे रहे हैं तरबियत मौसीकी की, किस तरह से गज़ल को हम सही वे में गा सकते हैं जी, ताकि इसका मय्यार वैसा ही रहे। जी देखिए, पहली बात तो आपने तरबियत की बात की, तो मेरी बहुत कोशिश है काफ़ी पिछले कुछ सालों से कि मैं नौजवानों को या जो लोग इस फ़न को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको सिखा सकूं जी। तो खुदा का शुक्र है मेरे काफ़ी शागिर्द हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मेरे कुछ शागिर्द बहुत अच्छा गा रहे हैं, प्रोफेशनली गा रहे हैं, जिनमें से मेरी एक शागिर्द हैं सेजल घायल हैं, नेहा बोरकर हैं जो अमेरिका में रहती हैं और यहाँ पर मेरा ख़ुद का बेटा ग़ुलाम हसन ख़ान, मेरा छोटा बेटा आदिल अब्बास, मेरी बेटी अलीशा और मेरे कुछ एक और साहिल मगर के नाम से एक बच्चा है, नौजवान बच्चा है, बहुत अच्छी गज़ल गा रहा है। आने वाले वक्त में वो भी इंशाल्लाह अपना एक अलग मुख्तलिफ नाम करेगा नौजवानों के लिए या जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं इस फील्ड में। मैं गज़ल की तरफ उनका रुझान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप यकीन कीजिए शीबा के उन मुख्तलिफ मुल्कों में और उन शहरों में मैंने गज़ल गाई है जहाँ पे गज़ल सुनने के लिए तैयार नहीं थे लोग। क्या बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मलेशिया। मलेशिया में हिंदुस्तानी पॉपुलेशन तो है लेकिन उनका रुझान बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा है। हाँ। या एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी जो पंजाबी ही सुनते हैं, वो गज़ल के नाम पर इकट्ठा ही नहीं होते थे। लेकिन यकीन कीजिए कि मेरे चाहने वालों ने जब वहाँ पर गज़लों की महफ़िलें ऑर्गेनाइज शुरू की तो आज उन शहरों में, उन छोटे शहरों में जहाँ पे छोटी सी पॉपुलेशन इंडियंस की, वहाँ भी लोग मेरी गज़ल सुनने के लिए आते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से सबका मनोरंजन करते रहेंगे, दिल लुभाते रहेंगे और गज़ल का जो मय्यार है उसका मय्यार वैसे ही कायम रखेंगे इंशाल्लाह और आगे भी बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी मुलाकात बेहद पसंद आ गई होगी। आप हमें ज़रूर लिखिए इस एड्रेस पर which is shiba.lateef@nw18.com। फिलहाल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज़।